तो हम लोग सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, और आज हम पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है। तो देखो, सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बस अभी स्टार्ट ही हो रहा है। और दूसरा है एक्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या कहीं कहीं इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, तो एक्सट्रिंसिक ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक को और क्या बोलते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, मीन्स ऐसा लिख दो, intrinsic semiconductors are free from impurities. मतलब ये कंप्लीटली प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। जो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। और यहाँ जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें वी डोप सम इम्प्योरिटी। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और एक्सट्रिंसिक होता है जिसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर क्या है? हाँ, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है? लिख रहे हो तो लिख लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चले। डोप, DOPE। मैं बताता हूँ डोप क्या होता है। डोप मतलब होता है मिलाना, मिक्स कर देना। इम्प्योरिटीज को मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम डोपिंग बोलते हैं, और जो मटेरियल मिलाते हैं उसको डोपेंट बोलते हैं। अब पढ़ेंगे एक एक करके। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, आदि क्यों नहीं लिखता तो? जल्दी लिख। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है इनकी एक प्रॉपर्टीज होती है। यस, ऐसे नहीं हुआ, करेक्ट। मिक्सिंग इम्प्योरिटीज फॉर बेटर कंडक्टिविटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये एक्चुअली इसमें हम इम्प्योरिटीज मिलाते नहीं, मतलब हम इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? आइडेंटिकल टेम्परेचर पर, आइडेंटिकल टेम्परेचर मतलब एट 0 केल्विन अगर हम लोग बात करें, तो 0 केल्विन पर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा दिखता है। ये इनके बीच में एनर्जी गैप रहता है, और दिस इज योर बैलेंस बैंड। ये रहा कंडक्शन बैंड। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, तो आइडेंटिकल टेम्परेचर पर ये यहाँ जो वैलेंस बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वैलेंस बैंड में ऐसे रहते हैं, इस तरीके से। और ये कंडक्शन बैंड बिल्कुल फ्री रहता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर।
because there is no free electron in conduction band at 0 Kelvin temperature which is identical. और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाए, ये इंट्रिंसिक टेम्परेचर की सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इंक्रीज करते करते अगर हम रूम टेम्परेचर पर चले गए तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, बैंड के इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, इनको एडिशनल एनर्जी मिल जाती है. द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड गेट सम एडिशनल एनर्जी, और वंस दे हैव एनर्जी जिससे वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर पाएंगे, तो यहाँ से वो जंप आउट करके कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में. नाउ दे विल फ्री, और वो लोग अभी क्या करेंगे, कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसमें करंट फ्लो करने लगता है. तो अभी हम एक एक करके उस पर बात करते हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, इधर ये वैलेंस बैंड है, एंड दिस इज आवर कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है. बीच में ये लाइन जो है दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हम ले रहे हैं तो हम इन जनरल हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, दोनों में ये केसेस आपको देखने मिलेंगे. अभी क्या है कि वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स. लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बोल रहे हो फाद, तो लास्ट में कोई भी मतलब यहाँ से जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा बैंड से जंप करके एनर्जी गैप के किसी पॉइंट पर नहीं रुकते, इधर इस रीजन में वो रुकते नहीं है. इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग सफिशिएंट एनर्जी by which it can jump out into conduction band from the valence band, then only वो आगे जाएगा. मान लो रूम टेम्परेचर पे आ रहे हैं, अच्छा रूम टेम्परेचर हम ले कितना रहे, तो हम 27 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं. 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है इन जनरल रूम टेम्परेचर, हम 27 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं टू मेक इट इजी. ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन. ठीक है, 27 हम रूम टेम्परेचर ले रहे हैं. तो इस इतने टेम्परेचर पर क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, सम ऑफ देम विल गेट सम एडिशनल एनर्जी. मान लो इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसको एक एडिशनल एनर्जी मिली, तो उस एनर्जी से वो जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और ये हो जाएगा फ्री. नाउ दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन. हाँ नहीं, शायद मेरे मेरे वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा वाईफाई बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए और ये फ्री हो गया. अब ये जो स्पेस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ ये जो स्पेस है जहां से अरे यार, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया था, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ एक वैकेंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज अभी तक ये बैलेंस थे, पूरी तरह से बॉन्डिंग थी इनकी. ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाउ हियर इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे वैकेंसी हो गई उसको हम बोलते हैं होल. तो होल क्रिएट हो गया. हाँ, होल क्या है, तो होल यहाँ पे हम लिख देते हैं कि होल इज, ऐसे लिख दो, it shows the vacancy of electron in valence band, right. और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया है, जो फ्री हो गया, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. जितने, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, मान लो इसको भी एनर्जी मिल गई तो एक इलेक्ट्रॉन और पहुंच जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा. एक और एनर्जी मिल गई एक किसी इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुंच जाएगा. से जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक एक एनर्जी, करेक्ट. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को मतलब
जितने सॉरी जितने बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते जाएंगे उतने होल्स क्रिएट होते जाएंगे यहाँ पर। ओके, उतने ही होल्स बनेंगे वैलेंस बैंड में। ओके, सो ये बेसिकली कहानी है। और देखो अभी कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए हैं, तो अभी ये कैसे बिहेव करने लगेगा? इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इनिशियली रूम टेम्परेचर मतलब आइडियल टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड बिल्कुल फ्री होता है। वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस रहते हैं, जिससे वो कंडक्ट नहीं कर पाता करंट को, करंट फ्लो नहीं करता है, बिकॉज करंट फ्लो कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास में, देन बेटा अपना चेक करो इंटरनेट, हमारा नेट ठीक चल रहा है। यस, यू आर करेक्ट वेदांत, but it is impossible to decrease the temperature from 0 Kelvin to an ideal temperature minus 273 degrees Celsius. ठीक है। आप जितने इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा अब रूम टेम्परेचर से जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, रूम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट ज्यादा फ्लो होगा और उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होते चले जाएंगे। एक्चुअली सेमीकंडक्टर जब हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, यस यू कैन से एज, तो सेमीकंडक्टर की अगर हम अभी इनिशियली वो नहीं होता था मिस्टर जैसा, बाद में बन जाएगा अगर तुम बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर कर दोगे तो। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो कोई भी सेमीकंडक्टर नेचर में प्योर है ही नहीं। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, सिलिकॉन हमेशा ऑक्साइड के साथ मिलता है, तो हम प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगा करके हम सिलिकॉन को ऑक्साइड से अलग करते हैं और फिर ये सिलिकॉन इस तरह से बिहेव करता है उसका। से मैं पहले ही बता दिया ना, मैं पहले ही बोल दिया कि आइडियल टेम्परेचर है। चलो आगे। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कहानी है कि पहले वो 0 केल्विन पे काम करता है और बाद में जब भी हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कंडक्शन बैंड एंड द सेम नंबर ऑफ होल्स विल बी अवेलेबल इन वैलेंस बैंड ऑल्सो। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो एक्सट्रिंसिक क्यों बनाया गया? जब प्योर सेमीकंडक्टर है तो इम्प्योरिटी मिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ एक चीज समझो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ तो लिमिटेशंस दिख रहे हैं तुम्हें। पहला लिमिटेशन क्या दिख रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? सबसे पहली लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो देखो, अब यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट उसके करस्पॉन्डिंग ही एनर्जी ज्यादा मिल रही है वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को। और जब भी एनर्जी मिल रही है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को, नाउ वो लोग कहाँ चले जा रहे हैं? वो सारे चले। साहिल बेटा पढ़ना है तो अभी पढ़ सकते हो, चैप्टर खत्म हुआ नहीं हुआ इट डज नॉट मैटर, नहीं पढ़ना है देन यू कैन लीव। ठीक है, चैप्टर खत्म करने के लिए वी आर नॉट हियर, प्लीज समझो, अच्छा टॉपिक है, जितना पढ़ोगे उतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आप जाके पीवाईक्यूज देखो, हर बार क्वेश्चन आते हैं। इवन दो इस बार सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन को एडवांस में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। यही एडवांस के टॉपिक्स हैं इस बार, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। तो कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसका ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो करंट हमारे कंट्रोल है ही नहीं, करंट को कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर। अब आप सोचो कोई ऐसा डिवाइस आप बनाना चाहोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम सेमीकंडक्टर्स को बहुत यूज कर रहे हैं, हम इन्हीं को प्रेफरेंस दें। कोई भी अगर हम डिवाइस तैयार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर यूज किया जाए। तो हम क्या कोई ऐसा डिवाइस बनाना चाहेंगे जिसमें करंट हमारे कंट्रोल में हो ही नहीं, टेम्परेचर अप्स एंड डाउन हो,
और टेम्परेचर के हिसाब से करंट अपने आप ही डिवाइस काम करे। जैसे मैं बताऊं, मान लो आप एक घड़ी बना रहे हो, एक रिस्ट वॉच बना रहे हो। आप रिस्ट वॉच कहाँ बनाओगे? लैब में बैठ के, या फिर इन जनरल मैं बोलूँ रूम टेम्परेचर पे, विच इज इन जनरल 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे आप कोई घड़ी बनाओ, फिर इसको पहन के आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। तो अगर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही है जितना रूम टेम्परेचर पे मिल रहा था। आपने रूम टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल किया, जो रिस्ट वॉच है उसको यहाँ से चल के यहाँ वापस आने में 60 मिनट लगता है, तो 1 आवर वो कंप्लीट कर देगा। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए। हाँ कृष्णा सही बोल रहे हो। अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कम हो जाएंगे, हाँ वहां तक पहुंचता हूँ मैं, फाद वहां पहुंचने दो पहले। तो अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो करंट कम फ्लो होगा। तो आपकी घड़ी जो पहले 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही थी, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही थी, मतलब 1 आवर वाज इक्वल टू 60 मिनट, अभी वो 1 रिवॉल्यूशन हो सकता है 65 मिनट में कंप्लीट करे। या आप इसे पहन के ऐसी जगह पे चले गए जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अब आप 50 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो क्या होगा? ज्यादा करंट मिलेगा। हो सकता है आपका 1 रिवॉल्यूशन 54 मिनट्स में ही हो जाए। तो ऐसी घड़ी आप चाहोगे कि टेम्परेचर के साथ अपने आप वो टाइम चेंज करता रहे। देखो टाइम माइनर चेंज होता है, टेम्परेचर के हिसाब से आप कितना भी कंट्रोल करो थोड़ा बहुत वो एडजस्ट होता ही है, लेकिन दैट इज वेरी 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 स्मॉल। मतलब अप्रोचेस टू जीरो, उस चेंज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 0.0001 सेकेंड बोल सकते हो, या उससे भी कम टाइम लैग आता है, क्योंकि करंट हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। अभी अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही यूज करेंगे तो करंट विल बी इन द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, और हम चाहते हैं करंट हमारे कंट्रोल में रहे। दिस इज द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक के ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो ड्रॉबैक लिखोगे वो क्या है कि करंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्रॉबैक क्या है इसका। अगर मैं इसका ड्रॉबैक देखूं, हाँ लिमिटेशन भी बोल सकते हो। पहला है करंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। करंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। तो अगर करंट को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है करंट को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है करंट को, कि देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये तब अगर ये करंट को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल बन जाएंगे। मतलब हम ये बोले कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल्स। सॉरी, करंट को टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेगा अगर ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, either number of free electron will be greater than the number of holes or number of holes will be greater than the number of free electron। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हम करंट को कंट्रोल करें, और हमें कंट्रोल करना है करंट को, सबसे पहली चीज कि वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज करना है। मतलब अभी Ne और NH दोनों बराबर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। इसको हमें ये जब तक इक्वल रहेंगे तब तक करंट टेम्परेचर कंट्रोल करता रहेगा। अगर हम कोई तरीके से ये कर पाए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दे या फिर नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा दे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या होल बन गए, तो यहाँ देखो वैलेंस बैंड में अगर होल ज्यादा बन रहे तो वैलेंस बैंड के होल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे करंट फ्लो करने के लिए। वो बताता हूँ मैं कैसे होंगे आगे, उस पर हम बात करते हैं। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल होगा। यस अद्वैत करेक्ट। तो कंडक्शन बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होने से तो वो कंडक्ट जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो करंट फ्लो करेंगे। तो हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है इधर Ne और NH शुड बी ग्रेटर देन द अदर वन। तो इस पर हम बात करने वाले, इंट्रिंसिक का ये ड्रॉबैक था, इसके लिए हमें फिर से पढ़ना पड़ा
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सट्रिंसिक पे बात करें। मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम पार्ट आज सेमीकंडक्टर का खत्म कर पाऊं, थियरी वाला पार्ट है। हाँ, कुछ पार्ट जरूर इसमें रहेंगे जो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। मैं उस पर भी, जैसे टाइप्स ऑफ जीनर डायोड, सॉरी स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें जीनर डायोड पढ़ोगे, एलईडी पढ़ोगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड ड्रॉबैक प्लीज। हाँ, सेकेंड ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक ये बेटा, पहला ड्रॉबैक कहता है कि नंबर ऑफ, मतलब करंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसका मेन रीजन क्या है जो करंट हमारे कंट्रोल में नहीं है? द मेन रीजन इज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों अगर बराबर हुए तो क्या होगा कि करंट हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या फिर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाए, दोनों इक्वल ना रहे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है अगर करंट को मुझे कंट्रोल करना है तो। इसके लिए हम लोग एक नए सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अद्वैत, फिर तुम घुमा रहे हो, पूरी बात घूम जा रहे हो। यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात हो रही है। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको याद रखो। कोई भी अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं दे रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ तो कम एनर्जी मिलेगी उसको। मैदान, सेकंड ड्रॉबैक कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं समझ रहा तुम लोगों की? पहला ड्रॉबैक, करंट हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि करंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर है, इसीलिए करंट हमारे कंट्रोल में नहीं। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो जितने होल्स बढ़ते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते जाएंगे। और हम चाहते हैं कि करंट हमारे कंट्रोल में हो। तो करंट अगर हमारे कंट्रोल में आना है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन या होल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि ये दोनों बराबर ना रहे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती रहेगी, हमेशा। क्योंकि ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब करंट को कंट्रोल कौन करेगा? टेम्परेचर। क्योंकि हम टेम्परेचर डिपेंडेंट ही देख रहे हैं ना, एडिशनल एनर्जी उसको मिल रही है, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वैलेंस बैंड से। हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लाके कंडक्शन बैंड में छोड़ देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एडिशनल इलेक्ट्रॉन हम कंडक्शन बैंड में दे देंगे। अब उसके लिए मेथड होता है, इसको नोट कर लो। ये मेटल और सेमीकंडक्टर में एक डिफरेंस भी यहाँ से तुम्हें मिल गया कि मेटल में कंडक्टिविटी घटती है अगर हम, कंडक्टिविटी मेटल में डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और सेमीकंडक्टर ठीक अपोजिट काम करता है। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। याद रखना ये चीज। मेटल और सेमीकंडक्टर में, मतलब कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में ये डिफरेंस है। चलो आगे। अब हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि हम इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इसमें हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब ये इम्प्योरिटी जो मिक्स करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। We mix impurities in intrinsic semiconductor। द प्रोसेस, अब कुछ थियरी है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। इंट्रिंसिक में मिक्स करेंगे, एक्सट्रिंसिक में नहीं। इम्प्योरिटीज को मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टू मेक इट एक्सट्रिंसिक।
the process by which we mix it is known as डोपिंग। डोपिंग एक बहुत बड़ा कॉमन वर्ड है। डोपिंग तुमने सुना होगा, अगर तुम लोग क्रिकेट देखते हो या कोई भी स्पोर्ट्स देखते हो, तो जैसे अभी ओलंपिक्स होते हैं तो उसमें भी रेसलिंग वगैरह में बताते हैं कि ओलंपिक्स में कि डोप टेस्ट में फेल हो गए। डोप टेस्ट क्या होता है? नो, इट्स नॉट चीटिंग अद्वैत, एक्चुअली चीटिंग अलग चीज हो गई। डोपिंग का मतलब समझो, डोपिंग का मतलब है कुछ रेस्ट्रिक्टेड केमिकल्स है, या ऐसा बोल लो कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड तुम्हें बताया गया कि ये चीजें तुम्हें नहीं लेनी है, इसको तुम खाओगे तो तुम्हारी एनर्जी एट दैट मोमेंट वो बहुत बढ़ जाएगी। ड्रग्स ही नहीं, ड्रग्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे खांसी का कफ सिरप आता है, कफ सिरप में भी तुमने अगर सुना होगा तो पृथ्वी शॉ को एक बार डोप टेस्ट में फेल किया गया था केवल कफ सिरप पीने से। हाँ, तो क्या होता है कुछ ऐसी, हाँ करेक्ट, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे कुछ चीजें होती है जिनको लेने के बाद आपकी एनर्जी इंस्टेंट तो बढ़ती है, लेकिन बाद में वो आपको हार्म करा बहुत, मतलब लॉन्ग टाइम देखोगे तो उसका नुकसान ज्यादा है, उसका फायदा कम है। तो उसको बोलते हैं डोपिंग, मतलब तुमने इंस्टेंट एनर्जी गेन करने के लिए कुछ चीजें यूज कर ली। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या किया, इंस्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हमने जो प्रोसेस यूज किया उसको हम बोलते हैं, अरे ठीक है तुम लोग नाम मत बताओ किसी भी उसका, चलेगा गौतम। मुझे पता है तुम लोग बड़े जानकार हो इन सब मामले में। आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। और जिस मटेरियल को हम डोप करते हैं, जिस मटेरियल को हम डोप करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोपेंट। करेक्ट, करेक्ट सच। ठीक है, तो ये दो चीजें आप जानते रहो, डोपिंग क्या होती है और डोपेंट क्या होता है। इन जनरल अगर हमें इम्प्योरिटी मिक्स करना है तो ऐसा तुम्हें बहुत जगह लिखा मिल जाता है कि 1 रेशियो, मतलब जो डोपिंग मतलब मिक्स करना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को मिक्स करते हैं 10⁶ एटम में। मतलब जैसे जो डोपिंग करोगे, जो मटेरियल तुम इम्प्योरिटी के लिए जो एलिमेंट यूज कर रहे हो ना, वो कैसा होना चाहिए, DOPANT। हाँ, मतलब 10⁶ एटम पर तुम एक एटम को ही मिक्स करोगे, ये प्रैक्टिकली बताया गया है तुम्हें। और इसको क्यों यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं जो कंडक्टिविटी है, एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। जैसे वहां कौन टेम्परेचर करंट को कंट्रोल कर रहा था, अब तुम चाह रहे हो कि करंट को टेम्परेचर कंट्रोल ना करे, करंट को तुम कंट्रोल करो। तो अगर करंट को तुम कंट्रोल करना चाहते हो, हम चाहते हैं करंट हमारे हाथ में रहे, तो हमें करंट की कंडक्टिविटी अपने हिसाब से बढ़ानी होगी या कम करनी होगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने या घटाने के लिए हम अपना इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, और उस मिक्स करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, जो इम्प्योरिटी हम मिक्स करते हैं ना एक्सट्रिंसिक में, जो इम्प्योरिटी हम मिक्स करते हैं, हमारा बेसिक गोल क्या है, हमने अभी देखा कि हमारा बेसिक गोल है कि हम ऐसा इम्प्योरिटी मिक्स करें, इस तरह से इम्प्योरिटी मिक्स करें कि इधर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या फिर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाए। होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, या तो पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाए या फिर होल्स ज्यादा हो जाए। तो अगर मेरे पास सॉरी पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए फिर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, कुछ लोग इसको एन टाइप लिखेंगे। एन टाइप एक्चुअली तुम अगर अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो वो दिखाते हैं एन टाइप इज रॉन्ग। नोटेशन जो भी होता है इन जनरल हम स्मॉल नोटेशन यूज करते हैं, अगर ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होता, आप सबको पता होगा ये बात। तो एन स्मॉल में होना चाहिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और जब भी होल्स ज्यादा हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस बढ़ गए हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप, मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर।
तो वन इज एन टाइप और दूसरा कौन है, पी टाइप। अच्छा चलो, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ने के पहले मुझे ये बताओ, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, आप सब जानते हो। इसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो हमें कोई एक, अगर मुझे नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन सेमी, अगर मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो मुझे ऐसा कोई एटम इसमें मिक्स करना होगा, ऐसा कोई एटम इसके अंदर डोप करना होगा जिसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि अगर मेरे पास 5 आएंगे तो ये सिलिकॉन के 4 और जो एटम हम मिक्स कर रहे हैं जो हमारा डोपेंट है इसका 4, वो दोनों मिलकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हम, ऐसे एटम्स को अगर मुझे नेगेटिव टाइप बढ़ाना है, सिंस इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सेमीकंडक्टर्स वी विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर मुझे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, एन टाइप बनाना है, तो मुझे ऐसे एटम चाहिए जिनके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो एंड दे आर नोन एज पेंटावैलेंट एटम्स। तो यहाँ पे हम यही चीज लिखते हैं कि वी डोप पेंटावैलेंट एटम्स। और एक दो नाम बता दो इसमें। तो हम फास्फोरस यूज करते हैं इसके अंदर, फास्फोरस को पी से ही दिखाते हैं ना, बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। एंटीमनी भी यूज करते हैं इसके अंदर। इसका भाई मुझे नोटेशन नहीं पता है, और सॉरी ये क्या हो गया। एंटीमनी यूज करते हैं, और या फिर हम आर्सेनिक यूज करें, बहुत सारे आइटम्स हैं आपको पता ही होगा, कोई भी यूज कर सकते हो। एंटीमनी यूज करो, आर्सेनिक यूज करो, बहुत सारे होने चाहिए पेंटावैलेंट्स। नहीं, केवल पेंटावैलेंट यूज करते हैं। आविष्कार 5 से ज्यादा वाले नहीं करेंगे क्योंकि फिर वैलेंसी में फिर से प्रॉब्लम आने लगती है। हमें वही चाहिए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, बाकी अपना बॉन्ड क्रिएट कर पाए। नाइट्रोजन एक गैस है ना। चलो, पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी टाइप में क्या होता है, हम लोग होल को बढ़ाना चाहते हैं। तो सिलिकॉन के, हाँ सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और हमें क्या करना है, होल बनाना है। तो कोई ऐसा एटम लेके आना जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसका 3, सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का फ्री रहेगा। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, मतलब तो एक एक वैकेंसी रहेगी टू मेक द यू नो टू मेक इट स्टेबल, देयर विल बी अ वैकेंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वो जो वैकेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन की, वही तो पॉजिटिव आयन है, वही तो होल है हमारा। तो हम ऐसा कोई एटम में डोप करना चाहेंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट एटम्स। तो हम ट्राईवैलेंट एटम्स यूज करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं तुम्हें कि क्या यूज करना है, तो आप एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, आप यूज करते रहना। ये ट्राईवैलेंट एटम्स होते हैं। तो अभी तो हमने ये देखा कि एक्सट्रिंसिक होता क्या है, मतलब हम इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। तो जब नेचर ही हमें इम्प्योर सेमी कंडक्टर दे रहा है तो हम उसको पहले एक बार प्योर क्यों कर रहे हैं। तो प्योर करने के पीछे अपना एक रीजन है, क्योंकि हम प्योर करते हैं हम अपने हिसाब से। हमें नेचर ने जो डोपेंट दिया हुआ है वो हमें नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से डोपेंट मिलाते हैं। बिकॉज हमें हमें चाहिए क्या, कि या तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या फिर होल्स ज्यादा हो जाए। इनको ज्यादा कम करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम को डोप कर रहे होते हैं। तो अभी इतना ही किया हमने। महेश, डाईवैलेंट स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा बेटा, हमें स्टेबल भी करना है। नोट करो इसको,
फिर हम एन टाइप सेमी कंडक्टर की बात करेंगे और पी टाइप की फिर बात करेंगे। डन। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में हमने देख ही लिया, पेंटावैलेंट एटम को हम लोग मिक्स करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक लैटिस होता है, लैटिस मतलब ये बहुत सारे एटम्स का एक कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके का। हाँ श्रेय, लिख लो, फटाफट लिखो। ऐसे लैटिस होता है बहुत सारे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर जो भी यूज कर रहे हो, उसका ऐसे लैटिस होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं जाके एन टाइप सेमी कंडक्टर यूज करूं बना दूं, उसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि कौन सी डिवाइस के लिए तुम। भावे सभी तक क्या कर रहे थे, स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेते अभी तक। इतने टाइम से तो रोक के ही रखा था यार, तुम लोग टाइम पास मत करो। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे, एक लैटिस था पूरे सिलिकॉन का, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में मतलब कितना हमें फ्री, कितना करंट चाहिए, उस करंट के लिए कितना फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड ऑल, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उस कैलकुलेशन के बाद मान लो हमें ये समझ में आया और हमने देखा कि जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे पेंटावैलेंट एटम ही डोप कर दें या बहुत सारे ट्राई वेरिएंट एटम ही डोप कर दें। हमें हमारा जो रेशियो होता है 1:10⁻6 होता है। वो रेशियो देखो बहुत बड़ा है। 10⁻6 एटम्स होंगे सेमीकंडक्टर के, तब तुम एक पेंटावैलेंट एटम को ऐड करोगे टू मेक इट इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे इसमें एन टाइप बनाना है, तो एन टाइप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कैलकुलेट किया, मान लो एक ही पेंटावैलेंट एटम मुझे रिमूव करना है। हाँ, तुम्हें बहुत सारे करने, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए देखो सर्किट्स जो होती है, सर्किट्स बहुत लैटिस जिसको बोलते हो, क्या अलग अलग डिवाइसेस की लैटिस बड़ी या छोटी होती है। वो डिवाइसेस की लैटिस जो होती है इसीलिए बड़ी छोटी करते हैं, क्योंकि हम हमें ये कैलकुलेट करना, ये रेशियो मेंटेन रखना पड़ता है कि 10⁻6 सेमीकंडक्टर्स के एटम में एक ही पेंटावैलेंट या ट्राइवेलेंट एटम होगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है कितना करंट चाहिए, उसके लिए कितने सेमीकंडक्टर के एटम होने चाहिए, सिलिकॉन के एटम जिसको बोल सकते हो, और कितना पेंटावैलेंट हमें यूज करना है। उसके हिसाब से हम लैटिस को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो मान लो एक लैटिस है, मुझे इसमें एक ही पेंटावैलेंट एटम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं कि उठाया और लेके गया, बहुत मेथड होते हैं उसके। मैं यहाँ किसी एक सिलिकॉन एटम की जगह पर इसको, एक सिलिकॉन को मैं रिप्लेस कर दूंगा उस पेंटावैलेंट एटम से जो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ एक फास्फोरस एटम डाल दिया इन प्लेस ऑफ सिलिकॉन। अब क्या होगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4 है, सबके पास 4 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं एक बार इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, सबके पास 4 4 इलेक्ट्रॉन है। ये सिलिकॉन है, +4 इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए, सारे सिलिकॉन ही यूज कर रहा हूँ मैं सेमी कंडक्टर से। +4, यहाँ भी +4, ये सारे +4 वाले हैं। यहाँ बीच में हमने एक सिलिकॉन की जगह हमने एक पेंटावैलेंट एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सिंस इट इज अ लैटिस, तो बहुत सारे
अब सेमी कंडक्टर्स ऐसे ऊपर भी होंगे, मतलब इधर भी होंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ नीचे भी बहुत सारे होंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसकी हम वैलेंसी ढूंढते हैं। तो ऐसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मैं एक बार बना देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा एक एक करके। ऐसे मैं फटाफट से बना देता हूँ इसको। अब इधर देखो, ये जो इसके पास 4 एटम है, यहाँ जो ये सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, अपने 4। अच्छा, इधर भी एक सिलिकॉन एटम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो ये दोनों मिलकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे इधर भी एक होगा, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे, ये दोनों आपस में। तो देखो 4 तो खुद के पास थे और प्रॉपर शेयरिंग करा, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और एक नीचे से लिया। तो 4 इसके खुद के पास थे, 4 अपने जो इसके नेबर थे उनसे भी इसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि उनके पास भी 4 4 थे। तो उनसे इसने एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ऐसा है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन, हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को ना मेरे पास लेंगे ना तुम्हारे पास लेंगे, हम लोग बीच में यहाँ रख देते हैं, जिसको जरूरत होगी वो यूज कर लेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ। इस यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसके साथ में, यहाँ जो सिलिकॉन है उसके साथ में, यहाँ जो सिलिकॉन है इसके साथ में, यहाँ जो सिलिकॉन है इसके साथ में। ऐसे देखो, तो ये अपने 4 अपना स्टेबिलिटी ढूंढ लिया, ये भी अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लिया, ये भी अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ चुका है, ये भी। अब बात फंसती है बीच वालों पर। इसको देखो, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 4 इसके पास थे, एक यहाँ से लिया 5, एक यहाँ से लिया 6, एक यहाँ से लिया 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की और कमी है, तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा ये फास्फोरस से। तो एक यहाँ फास्फोरस इसको एक दे दिया, अब फास्फोरस इसका एक लिया। सिमिलरली इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फास्फोरस के साथ में ये शेयरिंग कर लेगा, ये भी फास्फोरस के साथ में शेयरिंग करेगा, और ये जो है ये भी फास्फोरस के साथ में शेयरिंग किया। अब जरा ये देखो, अगर मैं इस वाले सिलिकॉन की बात करूं, इसके पास 4 था, एक ये ऊपर वाले सिलिकॉन से ले रहा है, एक लेफ्ट वाले सिलिकॉन से, एक राइट वाले सिलिकॉन से, और एक फास्फोरस से। तो इसके चार्ज की स्टेबिलिटी हो गई। और फास्फोरस के पास 5 तो अपने थे ही, एक यहाँ से मिल गए 6। फास्फोरस एक यहाँ से भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से भी मिला इसको 7, एक यहाँ से मिला 8, एक यहाँ से मिला 9। अब फास्फोरस के पास 9 हो गए, बट हमें पता है कि अगर उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबिलिटी फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये अपने +5 में से ना एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, यहाँ से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा। कैसे, यहाँ रखेगा कहीं पर ऐसे। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये होती है वीक बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप जानते हो। तो ये वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक्चुअली वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। वी नीड, या हम ऐसा लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, अभी ये फ्री नहीं है, ध्यान से सुनना, यहाँ गलती हो जाती है अपने से। 1 इलेक्ट्रॉन इज कनेक्टेड with its parental atom, या पेरेंट एटम लिख लो, थ्रू वीक बॉन्ड। और इस वीक बॉन्ड को ब्रेक करना है अगर, वी नीड अ नॉमिनल एनर्जी। वीक बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम या ज्यादा होता है।
बट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम एनर्जी है। ये एनर्जी आप इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं, या थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करो, हीट बढ़ा दो, या फिर एटॉमिक कोलिजन से भी इतनी एनर्जी इनको मिल जाती है। जैसे ही हम लोग इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर देते हैं इस वीक बॉन्ड वाले को, ये इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा। मैं अगर चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरी थियरी है। नो, ऐसा नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर ओनली। हम लोग सेमी कंडक्टर में इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़ो मत, क्योंकि दोनों अलग टॉपिक है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी हो सकता है। मैंने एक अप्रोक्सीमेटली तुम्हें समझाने के लिए लिया है। अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। फॉस्फोरस, कुछ अलग फॉस्फोरस का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हो सकता है अलग एनर्जी लग रही हो, एंटीमनी के बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लग रही है, क्योंकि सब वीक बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन सबकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आगे लिख लो। इसको ऐसे लिखेंगे, once the electron get that energy, it breaks its bond and becomes free to move in the conductor या इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल या लैटिस बोल लो। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मूव करने के लिए, हम जानते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, और इस पूरे क्रिस्टल में मूव करते करते वो क्या करेगा, करंट फॉर्म करेगा। लैटिस टर्मिनेट क्यों करना है? अच्छा, खत्म करने की बात कर रहे हो तो उसके लिए डिजाइन होता है। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर लगा के हम लास्ट में उसको उसकी कंडक्टिविटी को हम एक बार जब सेट कर लेते हैं कितना करंट चाहिए, फिर उसमें हम वो देखते नहीं हो तुम लोग, प्लग्स लगते हैं। कंप्यूटर खोलना, मदरबोर्ड में रैम सर्किट है, ये है वो है, उसकी कंडक्टिविटी करके उसको हम मदरबोर्ड में प्लग इन करते हैं, जिसको बस सिस्टम बोलते हैं। आगे पढ़ोगे वो, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि टर्मिनेट कैसे होता है, आगे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, मैं दे दूंगा अभी, पहले ये स्लाइड नोट कर लो, पीछे का स्लाइड जो है मैं दे रहा हूँ। बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पढ़ाया जाता है, सीएस वालों को भी 3 सेमेस्टर तक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। नील, बनाना चाहोगे तो कंडक्टर से थोड़ा, एक सेमेस्टर में कितने ईयर्स होते हैं अनुज, ये कोई सवाल है? हाँ, सेकेंड ईयर तक। एक ईयर में 2 सेमेस्टर है। तो थर्ड सेम तक सब्जेक्ट पढ़ते हो, पहले पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, ईआईएम बोलते हैं, और लास्ट में फिर से पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। नोट करो इसको। पढ़ने का, पास होने भर का, ऋतुज। चलो आगे। सौमिल नोट कर ले फटाफट से, प्रीवियस स्लाइड ले ले स्क्रीनशॉट। सौमिल ने मैसेज किया तो है लेक्चर में, तभी तो लिख रहा है। क्या ही बात करते हो तुम लोग, पढ़ने लगा है वो। करंट स्लाइड फटाफट लिखो। नाटक नहीं कर रहा है वो, पढ़ने लगा है, सुधर गया।
चलो फटाफट से नोट करो। और बाकी चैप्टर्स हो रहे, हो गए कि है अभी बाकी? औरंगाबाद में क्या चल रहा है अभी? फिजिक्स में खत्म हो गया? ओके, मतलब खत्म ही होने वाला है। ओके ओके। हाँ बस लास्ट लास्ट से चल रहा है। अरे पढ़ाऊंगा आपसे नेक्स्ट वीक। इस वीक में है ना वीपी में। अब इसका नहीं, आर्ट सिलिकॉन के बीच में नहीं है, पूरा लैटिस होगा बेटा, मैंने दिखाने के लिए इतना बनाया है। ये लैटिस एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, उस पूरे लैटिस में ये घूमता रहेगा। समझा? अरे मैं कोई कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई करो। अनुज तू क्या पूछता है यार, तू पहले अपने सवाल के खुद जवाब ढूंढ लिया कर, तब पूछा कर यार, मैं पागल मत कर मुझे। यस अद्वैत। तू अभी ज्वाइन किया क्या सोमिल? किसी से नोट्स ले लेना तू, बहुत सारे हैं। तू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है अद्वैत? जाके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अपना आंसर ढूंढ ले। चलो मैं बता रहा हूँ अभी। तो ये एन टाइप सेमी कंडक्टर था। अभी हम बात करते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो पी टाइप सेमी कंडक्टर में भी लैटिस हमें वैसे ही बनाना है, तो मैं फटाफट से बना देता हूँ। पहले हम +4 मतलब सेमी कंडक्टर्स रखते हैं। बहुत सारे, ऐसे पूरा एक लैटिस बनाते हैं सेमी कंडक्टर्स के। फिर यहाँ बीच में एक सेमी कंडक्टर की जगह पे एक सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है उसकी जगह पे हम एक ट्राई वैलेंट एटम यहाँ रख देते हैं, जिसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। और फिर से वही करते हैं कि यहाँ जैसे वैलेंसी हम बना रहे थे, वही वैलेंसी हम फिर से बना रहे हैं कि ये अपनी वैलेंसी क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से। अब देखो सब अपनी वैलेंसी बना लिए, बस बीच वाले जिनका एल्यूमिनियम से कांटेक्ट होना है वही बचे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इस ट्राइवेलेंट एटम के साथ मिलके अपने आप को स्टेबल कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका सिलिकॉन का और एक ट्राइवेलेंट का एटम मिलके ये भी अपने आप को स्टेबल कर लेगा कि 7 थे, 8 हो गए इसके पास भी, 8 हो गए इसके पास भी। ये भी अपनी स्टेबिलिटी पूरा कर लिया। अब यहाँ देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है, +3 तो तुम्हारा ट्राइवेलेंट एटम है ना, कौन सा है, क्या एल्यूमिनियम होगा या कोई भी ले लो जिसके पास, जिसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हो। अब इतनी ज्यादा केमिस्ट्री मत पूछो मुझसे। यहाँ ये हो गया, मैं तुम्हें बता दिया, ट्राई वैलेंट एटम इतना समझते हो ना। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि इसके पास 3 ही थे, 3 मिलके अपने आप को स्टेबल कर दिया। अब यहाँ सोचो, इसने एक यहाँ से, मैं यहाँ दिखाऊं अगर, तो इसके पास 3 थे, एक इससे लिया 4, एक इधर से लिया 5, एक इधर से लेगा 6, एक इधर से। अब क्या हो रहा है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी स्टेबिलिटी ढूंढेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाए। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या होगा, यहाँ ऐसे एक
वैकेंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और इस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। अब ध्यान से देखना, ये वैकेंसी क्या करेगा, ये वैकेंसी सर्च करेगा, ये होल जो है ये सर्च करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, आप देखोगे पीवाईक्यूज ओपन करके देखो, तो पूछा हुआ है कि क्या होल करंट पास करते हैं कि नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होल भी करंट फ्लो करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता करंट इलेक्ट्रॉन। बाई डिफॉल्ट चलते इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। बट वो करंट क्यों फ्लो कर रहे हैं, ड्यू टू होल्स। तो होल्स भी करंट फ्लो करते हैं, ये बात याद रखना है अपने मन में। बट वो उसमें मेजर चलता है इलेक्ट्रॉन ही, अलग बात है। अब जैसे यहाँ पर एक, सॉरी, यहाँ पर एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की इस जगह पे। तो सर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये क्या करेगा, अपने आसपास ना ढूंढेगा ये कि कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। फिर क्या होगा, मान लो ये ढूंढा और ढूंढते ढूंढते इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये अपनी स्टेबिलिटी पूरा कर लिया। अब यहाँ एक वैकेंसी हो गई, फिर ये ऐसे इसके साथ जाएगा, तो एक वैकेंसी, फिर यहाँ। देखो होल बेसिकली शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो होल शिफ्ट हो रहे हैं, ये होल शिफ्ट हो रहे हैं, ये अपनी लैंग्वेज में लिखना तुम, कि शिफ्टिंग तुम्हें होल की दिख रही होगी, बट होल क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इज शिफ्टिंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, शिफ्ट होल हो रहे हैं, हम नाम लेते हैं कि होल करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन होल से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मोशन किसका हो रहा है, एक्चुअली मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, नोट कर लो पी टाइप में। और जो भी अब मैंने बोला वो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। एट द सेम टाइम अगर लिखोगे तो अच्छा है। हो गया, बाद में क्या लिखूं, लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही आ रहा है, बट हम इसको होल का करंट बोलते हैं, क्योंकि मोशन होल का दिखाई दे रहा होता है। इतनी आज तो बहुत एक्टिव है, जल्दी जल्दी लिख रही है, समझ में आ रहा है ये टॉपिक मतलब। ये टॉपिक ना एक्चुअली पूरा थियरी वाला ही टॉपिक है थोड़ा सा। अब इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा, तुमसे ज्यादा एक्टिव कोई हो ही नहीं सकता अनुज, प्रॉब्लम यही है, क्योंकि तू केवल एक्टिव है। बाकी सब पढ़ाई करके एक्टिव हो रहे हैं, तू केवल एक्टिव है। हाँ करेक्ट बात। हाँ करेक्ट। एक फार्मूला शायद तुम पहले पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मैं बोल देता हूँ। अच्छा, पी टाइप में एक बात जो तुम्हें जान लेनी चाहिए, कि ऐसा नहीं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, क्योंकि लैटिस बहुत बड़ा होता है। तो हम ये बोलते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्ड होते हैं पी टाइप में, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं होते हैं, बट उनका नंबर बहुत कम होता है। सिमिलरली अगर मैं एन टाइप में बात करूं, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, और होल्स बहुत कम होते हैं। हाँ लिखती तो है, सही बोल रही है। नहीं आज कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। ये टॉपिक थोड़ा केमिस्ट्री वाला है ना, इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायो वाले के लिए।
ये फार्मूला पढ़ा है ना कंसंट्रेशन के लिए, Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के अंदर। Ne into NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए ये एक रिलेशन होता है। नहीं जानते तो अभी याद रख लो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो। आविष्कार एन टाइप्स में होल एक्चुअली बहुत बड़ा लैटिस होता है, होल बनते नहीं है, बहुत बड़ा लैटिस होता है। उस लैटिस में जब भी एन टाइप सेमीकंडक्टर भी यूज करते हो, जैसे कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, किसी लैटिस को बना के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हो, तो सर्किट में हमेशा हमें जो करंट फ्लो करवाना है, वो करंट को हमें कंट्रोल भी तो रखना है, अप एंड डाउन। ऐसा तो है नहीं कि सबको सेम करंट चाहिए। तो जो लैटिस बनाते हैं बाई डिफॉल्ट, उसमें अगर हम 10⁶ पे 1 का रेशियो रख रहे हैं एंटी फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो 10⁻18 10⁻20 पर कहीं ना कहीं हम एक ट्राई मतलब पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट एक साथ यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ट्राईवैलेंट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना। तो होल्स का मतलब ऐसा समझो कि कोई भी एक लैटिस बनाओगे, उस लैटिस में दोनों साथ में ही आएंगे। Ni कंसंट्रेशन है, Ni इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं अच्छा यहाँ पे तुम्हें लिख ही देता हूँ। हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल चलेगा सर। हाँ बता रहा हूँ सेकेंड रिलेशन। Ni इज इक्वल टू Ni इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसमें N तो Ni तुम्हें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, NH तुम्हें पता है नंबर ऑफ होल्स, Ni क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। Ni क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल इन बैलेंस बैंड। इस पर क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, इसको नोट कर लिए होगे तो नोट कर लो, अगर नहीं किए तो मैं जैसे क्वेश्चंस आते हैं एक दो तुम्हें करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड। एन टाइप के लिए नीचे वाला एन, ये एन टाइप है ये, और ये फॉर्मूला दोनों के लिए है, पी टाइप एन टाइप दोनों के लिए। सानिका इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ना, होल लॉजिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों कर रहा है, क्योंकि होल्स वहां पे प्रेजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ होल ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो हम ये बोल सकते हैं जो मेन होगा वही करंट फ्लो करता है, तो होल्स भी करंट फ्लो करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। मैं कराता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं, परेशान मत हो से। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, हाँ करेक्ट, यस दे बोथ आर इक्वल सेमीकंडक्टर। फहद उसमें रेक्टिफायर लगा होता है, मैं उस पर भी पहुंच रहा हूँ, रेक्टिफायर होता है वहां पर, वहां भी हम लोग पहुंचेंगे। नहीं नहीं नहीं, नंबर डेंसिटी की बात हो रही है, नंबर नहीं है वो। एनी इज द कंसंट्रेशन
और Ni है नंबर डेंसिटी, दोनों में फर्क है भावेश, दोनों सेम लेवल पे, कोई इजी कोई टफ नहीं है सचिन। और दूसरी बात यहाँ, और तुम लोग ये कहाँ कहाँ से सवाल पूछते हो, क्या इजी है क्या टफ है? अभी तुम्हें थियरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल तो वैसे भी तुम्हें नहीं कराया जाएगा इसका। और अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है इसमें कि एन टाइप और पी टाइप में से किसको ज्यादा यूज करते हैं? इतने सारे लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन लेक्चर इतने नहीं मिल पाएंगे। हाँ, एन टाइप ज्यादा यूजफुल है, प्रिफर वही करते हैं कि एन टाइप को यूज किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि एन टाइप ही हमेशा यूज करे हमें, क्योंकि यूज दोनों करने पड़ते हैं। कोई भी डिवाइस बिना पी टाइप के भी इनकम्प्लीट है, बिना एन टाइप के भी इनकम्प्लीट है, दोनों ही चाहिए होते हैं। बट दोनों में से अगर तुमसे पूछे कि कौन ज्यादा यूजफुल है, किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हारा एन टाइप होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ होल होल के कारण ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो in n-type semiconductor, electrons are free to move anywhere in the crystal, but in holes, sorry, in a p-type semiconductor, electron has a limitation कि वो एक जहां पे है वहां से वो दूसरे होल तक ही मूव कर सकता है, होल के आगे पीछे नहीं जा सकता। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अभी भी बनता है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चैट बंद करूं क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा चैट आ रहा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चैट नहीं देखने वाला हूँ। सपोज a pure silicon crystal has 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cube at room temperature. कितने एटम है? 5 into 10 raised to 28 atoms. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. Pentavalent arsenic. Calculate the number of electrons and holes. और तुम्हें दिया हुआ है कि जो Ni की वैल्यू है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स, उसकी वैल्यू दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। अब ये तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर डेंसिटी दिया हुआ है। अब तुम्हें 1 ppm का मतलब समझ रहे हो? 1 पार्ट पर मिलियन, याद रखना, 1 पार्ट पर मिलियन। हाँ सही है, सही है, सही। देख लो, डायरेक्टली फार्मूला है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, बराबर। और तुम्हें डोपिंग कंसंट्रेशन दे रखा है, वो डोपिंग कंसंट्रेशन कितना है? 1 ppm। तो तुम्हें जो डोपिंग कंसंट्रेशन दिया है 1 ppm, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखो तो तुम्हें आंसर तो मिल जाएगा वैसे ही। 5 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाइड बाई 1/10⁻6, तो 5 इंटू 10⁻22। समझा नहीं समझा, ये मैं कराऊं इसको?
बाकी लोगों को भी मैं बता देता हूँ। नहीं बेटा 45 तो नहीं आएगा, 4500 बहुत कम है, मैं करा देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब तुम्हें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि नंबर कितना है Ni की वैल्यू। तो यहाँ हम लोग एक तो ये फार्मूला जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला तब तक यूज नहीं कर पाएंगे। देखो Ni हमें पता है, Ne या NH पता होगा तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट। Ne या NH नहीं पता होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग पूरा डेटा लिख लेते हैं, हमें दिया क्या क्या है। Ni की वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10⁻16 बराबर पर मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ये तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू दी हुई है, बराबर। और क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये देखो 1 ppm कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन अगर 1 ppm दिया है तो यहां से तुम ये निकाल सकते हो कि डोनर एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। और जितने डोनर एटम्स होंगे, देखो हर एक डोनर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मैं डोनर एटम निकाल लेता हूँ कि जितने डोनर एटम, हमने देखा ना पेंटावैलेंट में क्या होता है, जितने भी हमने डोनर डोनर मतलब जो भी डोपेंट है हमारे, जितने भी हमने डोपेंट यूज किए हैं, सारे डोपेंट एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास में। तो आओ देखते हैं कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ एटम्स ये है, करेक्ट। और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 ppm है। कंसंट्रेशन 1 ppm है, 1 ppm मतलब 1/10 मिलियन, सॉरी 1 पार्ट पर मिलियन। तो ये 1/10⁶ यही होगा ना 1 ppm का मतलब। तो डोनर एटम्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 ppm, मतलब ये यहां से हमें 5 इंटू 10⁻22 ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, या नंबर ऑफ डोनर एटम भी पूछता है तो वो भी मिल गया। एक बार ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई NH। Ni की वैल्यू लिखोगे तो 2.25 इंटू 10⁻32। तुझे बड़ी जल्दी आ गया, तूने गूगल किया क्या? अब ये स्टेज पे गूगल नहीं कर सकते, माँ कसम नहीं किया। अरे बाप रे, इतना हैवी मत बोलो भाई। वाह, वैदिक मैथ सीख के आया क्या इतने फास्ट? क्लास में तो आंसर नहीं होता इतना फास्ट। अब इसका ये आंसर है बेटा, कहीं गलती हो गई थी, देखो सही कर लो। तो यहाँ देखो NH की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है। कैसे मिलेगी, अब तुम तो निकाल सकते हो ना, इसको निकाल लोगे कि मैं कराऊं? मैंने कुछ वैल्यूज गलत रखी है क्या? नहीं, सही रख दिया ना। सॉल्व कर लेना। 2.25 इंटू 10⁻32 अपॉन 5 इंटू 10⁻22, जो भी आए देख लो। समझ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं? सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों पूछेगा। तो याद रखना कि हर एक डोनर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। अगर वो पेंटा, अच्छा यहाँ पे ट्राई वैलेंट देता तो हम पहले क्या निकालते, ट्राई वैलेंट देता, जहाँ पे लिखा हुआ ना कि पेंटा वैलेंट आर्सेनिक तुमने यूज किया, इसकी जगह अगर वो ट्राई वैलेंट देता तो पहले हम लोग होल कैलकुलेट करते, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके, और उसके बाद में ये फार्मूला यूज करते। ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सेकेंड आंसर है 4.5 इंटू 10⁻9।
बहुत भरोसा है भाई रे, भरोसा है तू। फालतू वाली बातों में मत पड़, पढ़ाई कर। आ जाओ आगे चले। एक डेरिवेशन है। 9 बजे तक है लेक्चर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। जल्दी लिखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है लेकिन इतना भी नहीं। एम कंसंट्रेशन है पर मीटर क्यूब होगा। कुछ लोगों का दिमाग गूगल यूज करता है भाई, कि गूगल को कुछ नहीं आता तो उससे पूछता है कि भाई बता दो। अपने बैच में ही पढ़ते हैं और खुद भी बता रहे हैं। ज्यादा हो गया, सही बात है। अपनी तारीफ अब कम करो। नाम नहीं बताना है। बोल अनुज। चलो आगे बढ़ता हूँ अभी मैं, बहुत तुम लोग टाइम पास कर रहे हो यार। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैं नाम बता दूंगा सब जान जाएंगे, वो श्रेय है। गेस जनवरी में जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा गेस है। और हो भी सकता है, 80% चांस है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक ले लेते हैं सेमीकंडक्टर का जिसका लेंथ है एल और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। यहाँ एक ब्लॉक ले लो ऐसे। वो सेकेंड अटेम्प्ट है बेटा। अगर मैंने देखा नहीं, अगर आया होगा मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मुझे लगता है वो सेकेंड अटेम्प्ट होगा। मैंने एक सेमी कंडक्टर लिया, उसमें लेंथ एल है और इसका एरिया जो है ना ए है। करेक्ट। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। करंट सबके यहाँ हो चुका है, अब यहाँ पे थोड़ा सा करंट का खेल है। देखो यहाँ ऐसे एक वी हमने बैटरी लगा दी, तो इस बैटरी से हम सब जानते हैं प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में आई करंट ऐसे निकलेगा। करेक्ट। और करंट जिधर फ्लो होता है हम सब जानते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जा रहे होंगे, और जो होल्स होते हैं पॉजिटिव आयंस, वो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे होते हैं। एम आई राइट? ये तुम्हारे होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, ये कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं और करंट अपना सर्किट ऐसे कंप्लीट कर रहा है। इतना सबको समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे चल रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट आई ई। होल्स के कारण भी जो करंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, आई एच। क्योंकि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो होता है और होल के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो होल के मूवमेंट से भी करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से भी करंट फ्लो हो रहा है। अभी हमने यही सीखा पीछे भी। और तुम्हें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर, देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पक्का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही होगी वो इस डायरेक्शन में हो रही होगी, ई। और ई की वैल्यू तुमने इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में पढ़ा भी होगा, वी बाई एल होती है। चलो वो बाद में देखेंगे। यहाँ आई ई क्या है? आई ई है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। आई एच है करंट ड्यू टू होल्स। नहीं पढ़ा है तो एक फॉर्मूला ये जानते हो, तुम नहीं जानते हो अगर तो, आई होता है एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
ई क्या होता है, क्योंकि इसके बिना यह टॉपिक नहीं होता। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब जो देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी कंडक्टर में वो थर्मल वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, लेकिन वो जो थर्मल वेलोसिटी से चलते हैं उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू रैंडम मोशन वो करंट फ्लो नहीं कर पाते। हमें एक डायरेक्टेड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन को चलाना होता है, और वो हम बैटरी के थ्रू चलाते हैं। इसीलिए बैटरी के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उससे ही करंट फ्लो करता है। ऑल्दो इनका मूवमेंट, इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, 1 mm/सेकेंड, 2 mm/सेकेंड, और जो थर्मल स्पीड होती है वो 10⁵ मीटर/सेकेंड होती है। तो ड्रिफ्ट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल स्पीड बहुत छोटा इनका डिफरेंस है, मतलब ये एक एक इलेक्ट्रॉन बहुत कम कम स्पीड से चल रहे हैं, माइनर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनमें, और वो करंट फ्लो कर रहे हैं। क्या ही बात हो रही है। अच्छा, अगर टोटल करंट की अगर यहाँ बात करें तो वो कितना है, IE+IH। मैं इसी फॉर्मूले में आई को क्या लिख सकता हूँ, एन। समझना ध्यान से, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मैं एन ही लिख देता हूँ जैसे आपको परेशानी ना हो। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लिखते हैं, मतलब जिस वेलोसिटी से ये ऐसे मूव कर रहा है। एक्चुअली ड्रिफ्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वो वाली स्पीड जो करंट फ्लो करने में तुम्हारी हेल्प कर रही है। सारी इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड करंट फ्लो करने में आपकी हेल्प नहीं करती है, कीप इट इन माइंड। सो NeAVe, और यहाँ पे क्या NH, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन फिर से E होता है A, और यहाँ पे हम लिखेंगे VH। इतनी बात समझ आई। जो कंडक्टर यूज किया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, उस एरिया में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ थोड़ा सा इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो मैं EA कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो क्या ये ऐसा बनेगा, NeVe+NH, अरे यार, VH×A लिख सकते हैं। और मुझे कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी के लिए मैं क्या करूं, मैं R को V/I लिख सकता हूँ। कंडक्टिविटी के लिए मुझे क्या चाहिए, R तो चाहिए ना, रेसिस्टिविटी हमें पता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी में निकाल सकता हूँ अगर मुझे R पता हो, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ कि R की वैल्यू V/I होती है, तो रेसिस्टेंस R कैन बी रिटन एज V/I। I की वैल्यू है NeVe+NH/VH ये R की वैल्यू आ गई। और जैसे ही R आ गया, R को ρL/A से हम इक्वेट कर देते हैं। अच्छा, इतना नोट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट से, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें PN जंक्शन भी पढ़ा दूं, जिससे अगले लेक्चर में इसका डायोड वाला पार्ट खत्म हो जाए, ट्रांजिस्टर बचेगा। फिर ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट एक लेक्चर का टॉपिक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो आगे। तो ये R मिल गया अपने को, और हम सब जानते हैं कि R क्या होता है, R इज ρL/A, और R को हम लिख सकते हैं V/I, अभी तो सीखा हमने। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या एक काम कर लो, थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और आसान करते हैं, यहीं पे आसान कर देते हैं। हालांकि इससे भी आंसर आएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करते ही नहीं है ना, क्यों सॉल्व करना। मैं लिख दूं R=ρL/A, और इसको मैं बराबर कर दूं V/I के। करेक्ट कर सकता हूं मैं यहाँ से। अब यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रो चाहिए। तो रो की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, VA/IL लिख सकते हैं, VA/IL। और ये तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, मैंने ही पढ़ाया कुछ ब्रांच में, कुछ आप लोग पढ़े होंगे। E=-dV/dr, ये है चेंज, या ΔV/ΔR। यहाँ से तुम्हें E का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैं बहुत मारूंगा अगर आप बोला नहीं पढ़ा तो।
V बाई एल इज ई। तो यहाँ से हम आगे यहाँ लिख सकते हैं ना कि बट ये जो फॉर्मूला यही, ये हम बाद में करते हैं, मेरे को लगा ये पहले करना ज्यादा अच्छा होगा। चलो, तो हम लोग कहाँ क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रो वी बाई वी बाई आई एल हमने। तो आप लिख सकते हैं बट वी बाई एल इज ई, देयरफॉर रो इज इक्वल टू, यहाँ से देखो वी बाई एल हट गया तो ई ए बाई आई आ जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख के अभी सॉल्व कर लो, या हम सिग्मा निकाल लें। तो कंडक्टिविटी सिग्मा 1 अपॉन रो होता है, मतलब कंडक्टिविटी सिग्मा लिखनी है तो हम लिखेंगे आई अपॉन ई ए। अब जो तुम्हें वैल्यूज मिली है, वैल्यूज रखो और आंसर मिल जाएगा। बाद में मोबिलिटीज को हम यहाँ पे चेंज करेंगे फिर से। जैसे मैं सिग्मा को लिखूं, अभी आई की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी? एन ई और एन एच था, ई कॉमन था, अंदर आया था एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ए ने ए को कैंसिल कर दिया। करेक्ट, यही था ना, ए ने ए को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है, अब इस सिग्मा की वैल्यू मैं लिखता हूँ। तो सिग्मा कैन बी रिटन एज, ई तो हमारा बाहर ही रहने दो, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं, एन ई वी ई बाई ई प्लस एन एच वी एच बाई ई, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें। वी ई बाई ई ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ऑल्दो हमें लास्ट में फॉर्मूला याद रखना है। और मोबिलिटी को हम दिखाते हैं म्यू से, तो ये हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है आप एक सेमीकंडक्टर के लिए, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या सॉरी मोबिलिटी होती है कि वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और वो वाली वेलोसिटी होगी जो करंट फ्लो करने में हेल्प कर रही हो। वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एक मिनट मुझे दे दो, मैं एक फोन आ रहा है। हाँ सॉरी, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फार्मूला है। टफ नहीं है, ये फार्मूला याद रखना। मोबिलिटी हो जाना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही पार्ट है मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये सब वही करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स हैं। रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। ठीक है, क्लियरली यहाँ से तुम्हें कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं, these are not the part of electrostatics, these are the part of current। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता था इसलिए शायद नहीं पढ़ाए होंगे, वो पढ़ा देंगे बाद में गौरव सर, या हम लोग बात कर लेंगे कौन पढ़ाएगा उसको। हाँ दिखा रहा हूँ पीछे, बट के बाद कहाँ, बता रहा हूँ।
बट के बाद लिखा था V अपॉन L इज इक्वल टू E, E इज इक्वल टू dV बाई dr से। जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग पीएन जंक्शन करने वाले, एक डेरिवेशन, ये मेजर डेरिवेशन एक ही है, बाकी सब वही है। या आई इज कॉल्ड कन्वेंशन करेंट। चलो आगे। अब यहाँ एक चीज तो क्लियर ही होगी कि ये कंडक्टिविटी होती किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए। तो अगर मैं इसमें पहला केस बनाऊं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लो, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होते हैं, कंसंट्रेशन के बराबर होते हैं। हाँ यूनिफॉर्म है, V बाई एल यूनिफॉर्म है बेटा, जब तक V चेंज नहीं करोगे E चेंज नहीं होगा। एंड ये देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल दोनों बराबर होते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हम सिग्मा की जो वैल्यू लिख पाएंगे वो E, Ne और NH दोनों बराबर है, तो मैं N को भी बाहर ले लूंगा, म्यू ई प्लस म्यू एच, करेक्ट। और अगर यही चीज मैं एन टाइप के लिए लिखूं, तो अभी तो बताया था मैंने, याद करो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं होल से। तो अगर ये हुआ, देयरफॉर NH म्यू एच इज नेग्लिजिबल। तो यहां से जो कंडक्टिविटी आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए वो हो जाएगा E म्यू ई। और पी टाइप के लिए जो कंडक्टिविटी आने वाली है, इसमें NH इज वेरी मच लेस देन Ne, तो यहां से क्या Ne म्यू ई नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ कंडक्टिविटी आ रही ENH म्यू एच। 99% टाइम तुम्हें यही तीन फार्मूले यूज करने पूरे सेमीकंडक्टर में। बाकी बहुत रेयर फार्मूले हैं, करंट पे रेसिस्टर यूज करते हैं, इसके अलावा ये तीन फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया। देखो, लास्ट लास्ट का टॉपिक है, मुझे पता है इसको उड़ा देना चाहिए, लेकिन तुम लोग यकीन करो मेरा, मैं बिल्कुल भी टॉपिक भगा नहीं रहा हूँ, तुम समझ भी पा रहे होगे, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। उड़ाने का कोई मतलब नहीं होता। उड़ाना है तो सारा सेमीकंडक्टर में बोल दूं ये घर पे पढ़ लो, ये घर पे पढ़ लो, एक दिन में खत्म हो जाएगा। बट इस बार इसको एडवांस में इंट्रोड्यूस किया गया है, थियरी वाला पार्ट है, यहाँ से नंबर आने की श्योरिटी होती है। बाकी जगह तुम गलती कर सकते हो, इसमें गलती नहीं होती, तो इस पार्ट को भाग भाग के मत पढ़ो, क्योंकि थियरी वाला पार्ट है, जितना कॉन्सेप्ट समझोगे उतना ही लिख पाओगे। तुम बोर्ड्स लिखने नहीं आ रहे हो कि रट्टा मार के चले गए और बोर्ड्स लिख के चले आओगे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं। अभी लास्ट साइड लिख ही रहे हो। कैसा ब्रेक चाहिए भाई? 9 बजे तक लेक्चर है, 2 घंटे का, उसमें ब्रेक कैसा चाहिए? कोई मांग रहा था, अभी नाम लेना अच्छा नहीं है। बोन्स को ब्रेक करने वाला तो आजा, मैं तोड़ देता हूँ। चलो, हो गया लिख के। चलो, पीएन जंक्शन डायोड, या इसी को हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर डायोड। होता क्या है पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर, ध्यान से समझो, तुम्हें समझ आएगा। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर को, इधर हमारा पी टाइप है और इधर एन टाइप है,
दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब पी टाइप और एन टाइप दोनों को साथ में जोड़ते हो, ऐसा नहीं है कि पी टाइप इधर था कि ये मेरा पी टाइप है ये मेरा एन टाइप है, दोनों को जोड़ना है तो मैं फेविक्विक लिया और जोड़ दिया। जोड़ने के पीछे मेथड होता है, कई मेथड, उसमें बहुत कॉमन मेथड है, हीट करके उसको जोड़ते हैं। जब तुम जोड़ोगे तो दोनों का एक सरफेस कॉमन हो रहा है। तो बेटा जैसे जैसे ये जैसे तुम्हें ऐड करोगे, अच्छा तुम्हें एक चीज पता होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पी टाइप है जैसा मैंने अभी बताया, इसमें होल बहुत सारे होते हैं, पी टाइप में बहुत सारे होल होते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू द होल्स। सिमिलरली अगर मैं एन टाइप की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऐसे रेयरली होल्स होते हैं। जैसे ही मैंने एन टाइप और पी टाइप को पास में हम लोग लेके आ रहे हैं, होगा क्या कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आना चाहेंगे अपने आप को डिफ्यूज करने के लिए, करेक्ट, और ये होल भी इधर जा रहे होंगे डिफ्यूजन के लिए, तो इधर से इधर आएंगे, ये इधर से इधर गए, तो होगा क्या, ध्यान से देखो कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ऐसे इधर पहुंचे और इधर से कुछ होल इधर पहुंचे, इतने में ही, क्योंकि जब भी तुम ऐड कर रहे थे हीट करके ऐड कर रहे थे, हीट करके ऐड करने के टाइम पर क्या हुआ था कि वो हीट था, उसको एनर्जी मिल रही थी, इलेक्ट्रॉन इधर आए, धीरे धीरे ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो इनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई, और जिस टाइम पे एनर्जी खत्म हुई ऐसे एक लाइन बन गई बीच में, इस लाइन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन रह गए कुछ होल्स रह गए, ये जो लाइंस बन गई ना, इनको जोड़ने के बाद इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन, जहां पे ये बना है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। एक सवाल जाके देखो नीट में पूछा हुआ है कि इन डिप्लीशन लेयर, ये सवाल आया हुआ है, ऑप्शन था नो चार्ज अवेलेबल, ओनली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, तीसरा ऑप्शन था ओनली होल्स आर देयर, और चौथा अवेलेबल लिख रहा हूं मैं ये लास्ट में, और उसके बाद चौथा था बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, कुछ ऐसा ही ऑप्शन था, बट दे आर नॉट मूविंग। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जाके सर्च कर सकते हो, ये ऑप्शन सही है। मतलब क्या कि जो डिप्लीशन लेयर बनता है, इस डिप्लीशन लेयर के दोनों साइड, मतलब डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है होल्स भी होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये याद रखना, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। बेटा यहाँ पे दो दो करंट पास हो रहा होगा, ये जंक्शन देख रहे हो, अगर इस जंक्शन की तुम बात करो, ये तुम्हारा जंक्शन है, इस जंक्शन पे देखो तो ये जो मेजर इलेक्ट्रॉन्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एट जंक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मैं अलग पेन से लिखूं जिससे आपको दिक्कत ना हो दोनों में, आर मूविंग फ्रॉम एन टू पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करता है, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही आता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये होल्स लिख लो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मूविंग फ्रॉम पी टू एन। तो एक, अगर therefore यहाँ पे मैं लिखता हूँ therefore करंट ड्यू टू, या अभी अलग से लिख देता हूँ पहले ये पॉइंट, उसके बाद यहाँ दो दो करंट फ्लो होते हैं ना, अब एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के करने चलने से भी करंट फ्लो होगा, एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलने से भी करंट फ्लो होगा। अब दोनों जो करंट फ्लो हो रहे हैं ना, दोनों का नाम होता है, एक का नाम है ड्रिफ्ट करंट और दूसरे का नाम होता है डिफ्यूजन करंट। क्या नाम है? एक का नाम है ड्रिफ्ट करंट
और दूसरे का क्या नाम है, डिफ्यूजन करंट। यहाँ जो करंट होता है वो दो होते हैं। हाँ, डिप्लीशन लेयर जो बनता है वो क्या है, एन टाइप और पी टाइप है। इन जनरल एन टाइप में तुमने एल्यूमिनियम मिला रखा है, तो हम इसको हीट करते हैं, हीट करके हम एन टाइप के पास ले जाके चिपकाते हैं। जब एन टाइप था और पी टाइप को तुमने हीट किया था, एन टाइप और पी टाइप को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के टाइम वहां पे एनर्जी थी, हीट था ना, एनर्जी थी। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जो थे एन टाइप के, वो पी टाइप के होल के साथ में डिफ्यूज होना चाह रहे थे, न्यूट्रल बनना चाह रहे थे। उसके लिए उनका मूवमेंट हुआ। नो डाउट कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हुए भी होंगे, बट डिफ्यूजन के टाइम पर ही कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप को क्रॉस करके पी टाइप में आ गए थे, लेकिन वो जैसे ही डिफ्यूज होने वाले थे ठंडा हो गया, मतलब उनकी एनर्जी खत्म हो गई। वो ठीक बॉर्डर पे है डिप्लीशन लेयर के, वो डिफ्यूज नहीं हो पाए। और जब ठंडा हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए एन से पी की तरफ, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आ गए, इनके पास में एक लेयर फॉर्म हो गया। इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, दोनों साइड में लेयर बन गया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, होल्स भी है, बट ये मूव नहीं कर सकते। और ये डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। चलो अभी पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ ही लो। इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। और थोड़ी बातें इसमें, जैसे इस पर दो करंट होता है, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और दूसरा एक और करंट होता है, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये होता है ड्रिफ्ट करंट। मतलब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं, तो ये तुम्हारा एक करंट तो इधर फ्लो होगा, और इस करंट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये करंट हमारा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ डिफ्यूजन। और दूसरा करंट किधर चल रहा होगा, जरा ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, तो एक करंट इधर भी चल रहा है, ये है आई ऑफ ड्रिफ्ट। तो एक ड्रिफ्ट है, एक डिफ्यूजन है। तो किसी भी पीएन जंक्शन पर जो नेट करंट चलता है, वो नेट करंट होता है आई ऑफ डिफ्यूजन प्लस आई ऑफ ड्रिफ्ट। बट हमने पढ़ा ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से, तो ड्रिफ्ट इतने कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि हम ये बोलते हैं कि नेट करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। बट नो डाउट देयर इज अ ड्रिफ्ट करंट ऑल्सो, वो माइक्रो एम्पियर या और उससे भी छोटा होता है, काउंटेबल नहीं है, बट होता दोनों है। मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी करंट फ्लो होता है। तो ये पीएन जंक्शन है बेसिकली। पीएन जंक्शन कोई पूछे तो क्या बोलोगे, जो मेन क्वेश्चन थे मैंने यहाँ लिखे कि पीएन जंक्शन में पी टाइप और एन टाइप को साथ में जोड़ते हैं। जब साथ में जोड़ते हैं तो साथ में जोड़ने के टाइम पर कुछ एडिशनल एनर्जी होती है, जो एन टाइप को जोड़ते हैं, एन टाइप को ये सॉरी जोड़ते पी टाइप को ये, एन टाइप अपनी जगह पे रहता है, तो एन टाइप को लेके आते हो तो अपने साथ में कुछ एनर्जी लेके आता है। उस एनर्जी को यूज करके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप के होल दोनों मिलकर डिफ्यूज होना चाहते हैं। जब तक एनर्जी है डिफ्यूजन होता भी है। बाद में ये जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एनर्जी खत्म होने के बाद, जब एनर्जी खत्म हो गई, तो वहां एक मतलब जहां दोनों का कॉमन पॉइंट है, जहां दोनों मिल रहे हैं, जैसे एनर्जी खत्म हुई उसी पॉइंट पर एक पतली पट्टी बन जाती है। उस पतली पट्टी को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और उस पतली पट्टी के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के अंदर दोनों चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और होल्स भी होता है, बट मूवेबल नहीं होते दोनों भी। उसके बाद हमने कहा कि जो जंक्शन है, पीएन जंक्शन पर दोनों करंट होते हैं। एक करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, और उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। दूसरा होता है करंट ड्यू टू, ये सॉरी ये माइनस में होगा, करंट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होगा एन से पी की तरफ, और इसको बोलते हैं आई ऑफ ड्रिफ्ट। इन प्रैक्टिकल आई ड्रिफ्ट इज वेरी मच लेस देन आई ऑफ डिफ्यूजन। करेक्ट, करेक्ट, ये इतनी बातें हुई। अभी जो डिप्लीशन लेयर तुमने देखा ना, ये डिप्लीशन लेयर इन जनरल इसी डिप्लीशन लेयर से इसको कट करते हैं तो ये डायोड बन जाता है। अभी ये पीएन जंक्शन है, अगर मैं इसको डिप्लीशन लेयर से कट कर लूंगा तो कट करने के बाद ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, एक साइड ऐसे ऐसे प्लस, दूसरी साइड ऐसे ऐसे माइनस।
ये जो है इसको हम बोलते हैं डायोड। और डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं ये एनोड का पार्ट है, इधर जो है इसको हम बोलते हैं कैथोड है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम डायोड का इस तरह से करते हैं, एक एरो बनाते हैं ऐसे, ऐसे लाइन, और एक इधर ऐसे। ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है पी टाइप को, और ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है एन टाइप को। तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर डायोड है। सेमीकंडक्टर डायोड बना कहाँ से, पीएन जंक्शन से। मतलब पी और एन को जब हमने एक साथ ज्वाइन किया तो डिफ्यूजन हुआ उनके अंदर करंट्स का, और एट द एंड जब वो डिफ्यूज हुए तो एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुआ। उसी डिप्लीशन लेयर से अगर मैं उस जंक्शन को कट कर लूंगा तो कट करने के बाद मुझे सेमीकंडक्टर डायोड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड्स। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब ये जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है ना, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कल। अरे क्या ऊपर नए पेज पे बनाना है, प्लस माइनस बना है, हमने ये पीएन जंक्शन को कट किया है। तो देखो पी टाइप में प्लस बन गया, एन टाइप में माइनस, हालांकि उल्टा है, पी टाइप में माइनस, एन टाइप में प्लस होना चाहिए। इसी को हम डायोड बोलते हैं। और डायोड का ये सिंबल होता है कि एक एरो बनाओ, एक लंबी लाइन खींचो, उसके बाद एक सिंगल लाइन बना दो। ये तुम्हारा डायोड है, मैं यहाँ बना देता हूँ डायोड। डायोड को मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे एक एरो बनाता हूँ, एक लाइन, फिर ऐसे। ये तुम्हारा एनोड है, इधर तुम्हारा कैथोड है, मतलब ये पी टाइप है, और इधर एन टाइप। समझा, नोट कर लो। इसके आगे हम पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर, सॉरी बायसिंग ऑफ अ डायोड। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस डायोड्स, और फिर आ जाएंगे हम रेक्टिफायर्स और ट्रांजिस्टर पर। तो एक या दो लेक्चर और लगेगा इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होने में। ठीक है, हार्डली 3 से 4 लेक्चर का ये पार्ट होता है। ऑफलाइन में एक्चुअली थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऑनलाइन में एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। हाँ तो उल्टा बना दिया तो शायद गलत होगा, ये सही है। 9 बज गया ना तो आधी जनता इसीलिए गायब होगी। ये उल्टा बना दिया तो गलत है। अरे यार ये रेस क्यों नहीं हो रहा है। हाँ भाई डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम क्यों नहीं बनाओगे, किस खुशी में। यहाँ ये सीधा बनाया, ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन है, मैं लिख देता हूँ, दिस इज सिंबल ऑफ डायोड। जो आधी जनता गायब हुई है, अब जो आधी बची है वो भी गायब हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेक्चर खत्म हो गया। बाय बाय। कृष्णा पूछ रहा है एनोड पे एन होगा, एनोड कहाँ बना, हाँ एनोड पे एन होगा, कैथोड पे पी होगा। वो अरे उससे कोई नहीं, नहीं। अच्छा, तुम उस पे फर्क कर रहे हो, वो उससे नहीं निकालते। ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीशन लेयर से कट कर रहे हो ना, तो जो पी टाइप का साइड है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, वहां पे पी ही बनता है। वो एनोड पे पी ही रहता है, कैथोड पे एन होता है। वो तो पढ़े होगा ना, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। चलो ठीक है, बाय। बाय बाय ऑल। एन मतलब नेगेटिव, करेक्ट। बाय बेटा, बाय आविष्कार, बाय। हाँ आप बोलो अनुज, तुम्हें कितनी बात पूछनी है अब पूछो। अब मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, और बात करते हैं। पढ़ाई करके ही जेई क्लियर कर सकते हो, बाकी कोई और तरीका नहीं है। बाय प्रतीक। बिना पढ़ाई के जेई नहीं क्लियर हो सकता। हाँ बोलो श्रेय। जल्दी बोलो, ऑलरेडी मैं लगातार बोल ही रहा हूँ 2 घंटे से। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई अनुज, जो पढ़ा रहा हूँ वो चीजें याद रखो।
मॉडर्न फिजिक्स, अद्वैत। सबको इन्फॉर्म कर दो कि आई विल टीच यू मॉडर्न फिजिक्स। नो वन कैन चेंज योर लाइफ अनुज, यू हैव टू चेंज योर लाइफ। रोटेशनल से पिक करो सोहम, या फिर मैं तो बोलूंगा रे ऑप्टिक्स करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसको पहले खत्म कर सकते हो। नो अद्वैत। हाँ थोड़े बहुत ले लूंगा लास्ट में। भाई मैं ठीक ही हूँ, बाय बाय। चलो अब मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे ही बकवास करते ही रहोगे। हाँ लूंगा लूंगा अनुज।